आप सबका स्वागत है असली बात पर, जिसमें हम बात करते हैं कि आपके जीवन से जुड़ी जो भी बातें होती है, जो आप रेगुलर डेज में आप बोलते नहीं हैं और फील नहीं करते, आप शेयर नहीं करते। तो आज के हमारे गेस्ट हैं सुधीर जी, सोशल मीडिया पे बहुत फेमस हैं और इनके साथ हम बातचीत करेंगे कि आज इनके जीवन की असली बात क्या है। शुक्रिया दीपक जी, आज आपके साथ में ये मेरा जो डिस्कशन के लिए आपने मुझे बुलाया इस मंच पे। जी। जिंदगी के अंदर असली बात के अंदर मैं आज अपने बारे में कुछ बताना चाहता हूँ आपको कि मैं खुद एक ईमानदार और अपनी बात को बहुत स्पष्ट तरीके से लोगों के सामने रखना पसंद करता हूँ। आज के टाइम सोशल मीडिया पे अगर मेरी प्रेजेंस है तो इसीलिए है क्योंकि मैं अपने बात को बहुत क्लियर तरीके से पब्लिक के अंदर रखना चाहता हूँ। जो मेरी थॉट है, जो मेरा अपना व्यक्तित्व है, जो मेरी अपनी बात है, उसको मैं अपने तरीके से लोगों के सामने प्रस्तुत करता हूँ। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड होना, जिसमें आप बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ को मिस कर देते हैं? दीपक जी देखिए, आज के टाइम पे स्ट्रेट फॉरवर्ड होना कई बार हमें कुछ बेनिफिट भी देता है और कुछ नुकसान भी देता है। अभी बेनिफिट जो आपको देता है, अभी जो है आज के टाइम में कुछ चीज़ स्ट्रेट फॉरवर्ड किसी के सामने बोलता हूँ या अपनी बात को रखता हूं तो वो मीडिया के अंदर अगर आपने देखा होगा, लोग अपनी बात को रख तो देते हैं। अभिव्यक्ति की आज़ादी इसी चीज़ के लिए हम कहते हैं कि हमारे पास में अभिव्यक्ति की आज़ादी है, जो कि हम अपने आप की अपनी बात को, अपनी सोच को हम दुनिया के सामने रख सकते हैं। आपको लगता है कि हमारा देश सुरक्षित हाथों में है? कि जिस तरह से देश के अंदर आज के टाइम मोदी सरकार है, बीजेपी की सरकार है, मेरा खुद का अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, कह सकते हैं आप इसको। मैंने चेंजेस देखे अपनी कंट्री के अंदर। मैंने देखा कि पहले के टाइम, अब के टाइम जो चेंजेस आ रहे हैं, लोग अपने आप के एक सेफ्टी और सिक्योरिटी जो पब्लिक को मिलना चाहिए वो मिल रही है। ओके। आज के टाइम हमारे देश के अंदर वो जो जहाँ पर डर और एक क्राइम का जो माहौल हुआ करता था वो काफ़ी हद तक कम हुआ है। ये मैंने खुद ने पर्सनल फील किया है। आपके जीवन की असली बात क्या है? दीपक जी, मेरे जीवन की असली बात ये है कि मैं चाहता हूँ कि जो आज की जो जनरेशन है, जो पुरानी जो पीढ़ी है, उसको चेंज करके अपना एक रास्ता बनाना चाह रही है। मैं चाहता हूँ कि वो चीज़ पब्लिक के सामने भी आए, लोग अपनी बात को स्पष्ट तरीके से लोगों के सामने रख पाएँ और उस चीज़ को एंजॉय करें। सोशल मीडिया को कैसे देखते हैं आप? दीपक जी, सोशल मीडिया बहुत ही एक ब्रॉड रास्ता है पब्लिक तक पहुंचने के लिए। आज के टाइम कोई भी चीज़ या कोई बात आप सोशल मीडिया पर रखते हैं तो वो एक इंडिविजुअल जो कि पहले नहीं पहुंच पाती थी, वो आज के टाइम बहुत अच्छे से पहुंच रही है। आज के टाइम हर एक फैमिली के पास में अगर मैं देखता हूं तो सबके पास में मोबाइल फ़ोन्स है, सबके हाथ में मोबाइल फ़ोनों से क्या होता है कि वो इन्फॉर्मेशन जो आप देना चाहते हो वो डायरेक्ट उन तक पहुँच रही है। ओके, हम बात कर लेते हैं और कुछ तथ्यों की। आपने अपने जीवन की असली बात बताई नहीं हमें। आपको ऐसा लगता है कि लोगों को इश्क करना चाहिए? देखिए दीपक जी, ये बहुत एक पर्सनल जो चीज़ है। मेरे ख्याल से इश्क हमारा थीम ही है सर, असली बात। देखिए दीपक जी, इश्क जो है वो सबको किसी ना किसी से है। एक माँ को एक बेटे से है, एक भाई को अपनी बहन से है, एक पति को अपनी बीवी से है। और इसके अंदर इश्क और प्यार, ये तो हमारे सबके संस्कार हैं दीपक, जिसके अंदर आप अपनी बात को, या जिसको हम इश्क भी बोल सकते हैं, प्यार भी बोल सकते हैं, प्रेम भी बोल सकते हैं जी। तो ये तो एक इंसान की ज़रूरत है। भगवान को मानते हैं हम? बिल्कुल मानते हैं। कैसे, क्यों? जब मैं आपने कभी फील किया है? दीपक जी, अगर हम बोलते हैं कि एक अच्छी एक एनर्जी है, मतलब एक पॉजिटिव एनर्जी है, तो एक नेगेटिव एनर्जी है जी। अगर मैं पॉजिटिव एनर्जी की बात करता हूँ तो वो मैंने खुद को फील किया है उस चीज़ के अंदर। मैंने मतलब जब मैं छोटा था, या मैं बोल सकता हूँ कि परिवार ने बताया कि नहीं, एक पॉजिटिव एनर्जी है। जब भी मैं कभी मंदिर जाता हूँ या गुरुद्वारे जाता हूँ, कहीं पर मैं बैठता हूँ शांति से, तो मुझे वो फील होती है, वो पावर मुझे फील होती है कि हाँ, ये पावर एग्जिस्ट करती है इस दुनिया तो में। कोई ना कोई ऐसी पावर है जो ब्रह्मांड को चला रही है? यस, बिल्कुल बिल्कुल, वो पावर है जो ब्रह्मांड के अंदर हम सबको जो है चला रही है आज के। आपके जीवन की सबसे अच्छी बात क्या है? देखिए दीपक जी, मेरे जीवन के अंदर
मैंने बहुत स्ट्रगल किया। मैंने अपनी जब मेरी पढ़ाई कंप्लीट हुई उसके बाद मैंने बहुत टाइम तक जॉब्स के लिए स्ट्रगल किया लाइफ में। एक टाइम पर आने के बाद लोग सोचते हैं कि यार ज़िंदगी जो है बहुत स्ट्रगल की है, और मैं ये बोलता हूँ कि सबकी ज़िंदगी में स्ट्रगल्स हैं। मतलब मैंने अपनी लाइफ के अंदर वो स्ट्रगल्स को पार करके उस चीज़ को मूव करके और अपने आप को आज यहाँ तक लेके आया मैं। तो वो चैलेंजेस लाइफ में सबके आते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि घबराना है। ज़िंदगी में आपके प्रॉब्लम्स आएंगी, उस प्रॉब्लम से आगे निकल के आपको अपनी बात को स्ट्रांगली रख के और आपको पॉजिटिव एनर्जी के साथ आगे बढ़िए। लाइफ में आपको सब कुछ अचीव करेंगे आप। आजकल हम लोग जनरेशन्स की बात करते हैं तो जिसमें जेनजी की काफ़ी बातचीत होती है जी। तो आप जेनजी को कैसे देखते हैं? मतलब उनका पोटेंशियल क्या है और क्या वो हमारे देश के लिए, जो देश का, जैसे मोदी जी का एक विज़न है कि 2047 में हमारा देश डेवलप होना चाहिए और हम लोग करेंगे, तो उस दिशा में जेनजी का क्या कंट्रीब्यूशन है और आर दे गोइंग इन अ राइट डायरेक्शन? दीपक जी, ये बहुत एक अच्छा सवाल आपने मुझसे किया। जैन जी जो हैं, जैन जी वो जनरेशन है जो रूढ़िवादी जो प्रथाएं चलती हमारी जो आ रही थी उसको तोड़ के एक अपना एक रास्ता निकालना चाहते हैं। वो पुरानी जो सोच थी उसको तोड़ना चाहते हैं और अपनी एक रास्ता बनाना चाहते हैं जहाँ पर वो अपनी बात को रख पाएँ। आज के टाइम हम जनरेशन की बात कर रहे हैं, जैन जी की बात कर रहे हैं। जैन जी हम जो हमारी जनरेशन है उससे बहुत आगे निकल के नई कुछ सोच पा रहे हैं। इसी को हम व्यक्ति की आज़ादी बोल रहे हैं। वो अपनी बात को प्रॉपर तरीके से रख सकते हैं। आप ऐसा नहीं है कि आप जेन जी को ये बोल पाएंगे कि नहीं एक ऑर्डर दे पाएंगे जी, क्योंकि उनको पास में अपनी बात को रखने का तरीका है। ओके, जो कि बहुत जरूरी है। मैं अग्री कर लेता हूँ आपकी बात से। और आपको क्या करना पसंद है? मतलब अगर मैं असली बात पूछूं आपके जीवन से जुड़ी हुई, तो आपको क्या लगता है क्या अच्छा करना चाहिए था, या अब तक जो आपने कुछ किया है जीवन में वो अच्छा था, या कुछ और अचीव करना है आपको? देखिए जी दीपक जी, मैं आज काफ़ी कुछ चीज़ें अचीव कर चुका हूँ लाइफ के अंदर। बहुत चीज़ें अचीव करना चाहता हूँ। जैसे मेरा एक अपना एक ड्रीम था कि मैं जो है आर्मी के अंदर जाऊँ। मतलब अच्छा। कहीं ना कहीं मेरे को वो चीज़ आज भी दिमाग में रहती है कि अगर मैं आर्मी में आज होता तो अपनी कंट्री को सर्व कर रहा हूँ। आपके तो पेरेंट्स भी शायद इंडियन आर्मी में थे, तो जो उनके बच्चे होते हैं, जो उनके चाइल्ड होते हैं, दे आर हाफ इंडियंस, हाफ इंडियन आर्मी आप कह सकते हैं उनको। दे ऑल्सो सफ़र, मतलब वो झेले होते हैं सारा उनका जो स्ट्रगल है। मतलब उनकी पोस्टिंग अगर कहीं सियाचिन या ऐसे रिमोट एरियाज़ में होती है, तो हमारे जब दशहरा दिवाली होती है हमारे घर में फेस्टिवल तभी होता है जब हमारे पेरेंट्स घर आते हैं। जी बिल्कुल। ये सारे इंडियन आर्मी के जो बच्चे हैं वो कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि मेरे फादर भी इंडियन आर्मी में थे और जो हमारे गेस्ट हैं सुधीर जी, इनके फादर भी इंडियन आर्मी में थे, तो हम दोनों कनेक्ट करते हैं इन चीज़ों को। देखिए दीपक जी, मैं हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ कि इंडियन आर्मी अपने आप में बहुत कुछ है। मतलब जो लोग इंडियन आर्मी से कनेक्टेड हैं वो इस चीज़ को फील कर सकते हैं जी। जो लोगों के, क्योंकि हमारी परवरिश उस जगह पे हुई है, वहाँ से हम लोग निकल के आए हैं, तो हमें पता है कि ये वो जो फील जो है वो क्या फीलिंग थी हमारी। मेरा कुछ रैपिड फायर सवाल है आपसे, जिसको आपको बहुत ही क्रिस्प तरीके से आप आंसर देंगे, तो मेरे ख्याल में सोशल मीडिया पे इसको काफ़ी पसंद किया जाएगा। जैसा कि हम काफ़ी चर्चा में है इन दिनों SIR यूपी में और भी इंडिया के बहुत सारे स्टेट्स में SIR बहुत ज़ोरों शोरों से चल रहा है जी, तो उसके बारे में आपकी क्या राय है? दीपक जी, SIR जो चल रहा है, SIR का हम सबका, ये मेरा पर्सनल ये मानना है कि जो भी बाहर से जो लोग आए हुए हैं उनको इंडिया में, क्योंकि ये इंडिया जो है ना ये अपने लोगों के लिए है। ये अगर कोई रोहिंग्या या जो बांग्लादेश से जो लोग आए हैं, तो मेरा बहुत क्लियर थॉट है इसमें कि उनको अपनी कंट्री में जाने का, जो आसपास के किसी भी दूसरे कंट्री से आए उनको अपने देश, उनको बिल्कुल अपने देश जाना चाहिए, क्योंकि ये हमारा देश है। अगर हम लोग और हमारा अधिकार है यहाँ पर रहने का, वो अधिकार हमारा कोई और छीन के ले जा रहा है हमारे सामने, तो वो तो नहीं चलना। हमारे नेक्स्ट जनरेशन का अधिकार वो लेके जा रहा है। जी बिल्कुल। और आपके जीवन में आपके जो पेरेंट्स हैं, आप पेरेंटिंग पे बहुत लोग बात करते हैं, पेरेंटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आई मीन अगर उसको हम लोग डिटेल में डिस्कशन करें तो आपकी राय जानना चाहूँगा। जो अंदर की बात है ना, असली बात, वो मुझे बताइए कि पेरेंटिंग आपको कैसी मिली और पेरेंटिंग कैसी होनी चाहिए, और आज पेरेंटिंग इस परिवेश में करंट टाइम में क्या हो रही है, मतलब लोग कैसा परवरिश कर रहे हैं अपने बच्चों? देखिए दीपक जी, ये बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है, क्योंकि सब लोग आज के टाइम जिस तरह से जनरेशन बढ़ रही है आगे,
जब मैं छोटा था तो मैं अपने जॉइंट फैमिली में रह के आया, मैं जॉइंट फैमिली में रहा, मेरे फादर, उनके फादर, जी जी बिल्कुल बिल्कुल। और जॉइंट फैमिली में रहने के बाद जब मैं अभी भी हम लोग जॉइंट फैमिली में, बट मैं आज के टाइम में देख रहा हूँ समाज के अंदर न्यूक्लियर फैमिली का कॉन्सेप्ट ज़्यादा बढ़ रहा है। बच्चे सिंगल, मदर फादर सब जॉब कर रहे हैं, बच्चा सिंगल घर में है, उनके ऊपर मेड के ऊपर वो बच्चा रह रहा है। तो वो मतलब मैं अपने लिए चिंतित नहीं हूँ मैं चीज़ को लेके। मुझे लगता है वो पेरेंट को अपने बच्चों का ध्यान रखना पड़ेगा। वो बच्चे हम क्या परवरिश दे रहे हैं उन बच्चों को, वो बच्चों को हमें और अच्छी परवरिश देने का सोचना चाहिए। वो उनका अधिकार है। उनको कहीं ना कहीं मेरा अपना पर्सनल ये मानना है कि बच्चे को जॉइंट फैमिली मिलनी चाहिए, बिल्कुल मिलनी चाहिए। एटलीस्ट जो ग्रैंडफादर्स ग्रैंडमदर्स हैं उनको प्यार मिलना चाहिए जी, और वो गाइडेंस मिलनी चाहिए वो। और हमें, मुझे लगता है जो आज बिजी शेड्यूल है लोगों का, थोड़ा सा टाइम निकाल के अपने बच्चों को, लोगों को देना चाहिए। देखिए दीपक जी, पैसा कभी भी लगता नहीं है कि ज्यादा है। करेक्ट। आप पैसा कितना भी कमा लीजिए, कम ही लगेगा, कम ही लगेगा, आप लोगों को कम ही लगता है। तो वैल्यूज हम लोग अपने बच्चों में क्या दे रहे हैं? हमें बच्चों को मौलिक जो चीजें हैं, जो बेसिक चीजें, वो देनी है। संस्कार देने हैं हमें बच्चों को। संस्कार ही बोलते ना कि संस्कार अगर बच्चे में अच्छे हैं तो वो बच्चा अपने परिवार को आगे लेके चलेगा। आपके आइडियल कौन है सुधीर जी? आपके हीरो कौन है जीवन में आपके? देखिए दीपक जी, मेरे जीवन में जो मेरे आइडियल हैं वो डॉक्टर अब्दुल कलाम हैं। मैं उनसे बहुत शुरू से मैं उनसे बहुत प्रेरित रहा। मैंने छोटे से, मतलब जब मैं कॉलेज में था, उनकी लाइफ में भी बहुत स्ट्रगल। जी, उनकी लाइफ में स्ट्रगल रहा। और हम लोग आज के टाइम बोलते हैं कि लोगों की लाइफ में इतनी अपॉर्चुनिटी है आज के टाइम, तो आप कुछ भी चाहें वो कर सकते हैं। पहले के टाइम उनकी अगर आप लाइफ स्टोरी पढ़ेंगे, द विंग्स ऑफ फायर जो उनकी बुक है, उसके अंदर आप बहुत अच्छी बुक अगर आप रीड करेंगे, उसको बहुत कुछ सीखने के लिए है कि आज के टाइम हमारा स्ट्रगल तो कुछ भी स्ट्रगल नहीं है। स्ट्रगल तो वो हुआ करता था जब वो पढ़ाई के लिए जाते थे, नदी को पार करके और पानी से तैर के, सर्दी में गर्मी में, वो स्ट्रगल हुआ करता था। आज की जनरेशन तो हमारे पास तो हर चीज़ अवेलेबल है। कई लोग बोलते हैं ना, आज के टाइम पे आप बहुत इजीली लोगों को बोलते हुए सुनेंगे कि हिंदू मुस्लिम बहुत होता है देश में, इंटर रिलीजन बहुत बात करते हैं। तो मुझे लगता है कि जो हमारे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी थे, उनको सारे कम्युनिटी के लोग, सारे रिलीजन के लोग पसंद करते हैं। देखिए दीपक जी, मेरा इसमें अपना खुद का ये मानना है कि आप लोगों के बीच में इसलिए लोग आपको समझते हैं या मानते हैं कि आपने किया कंट्री के लिए, आप किस नेचर के हैं। ये कोई नहीं सोचता कि आप हिंदू है या मुस्लिम है। ये लोगों की सोच ही गलत है। मैंने कभी अपने आप को नहीं देखा कि कोई हिंदू है या मुस्लिम है। क्या आपको लगता है शादी करना चाहिए, और शादी करके कुछ फायदा भी है? क्योंकि लोग आजकल इसको एसेस करते हैं। देखिए दीपक जी, शादी जो है, अगर शादी करना और ना करना हमारे हाथ में होता तो हम खुद ही डिसाइड करते हैं। हाथ में तो होता ही है, आप चाहें तो शादी ना करें। यस, मैं उसी चीज पे आ रहा हूँ। कुछ चीजें पेरेंट आपको फोर्स कर सकते हैं, या जो आपकी सोसाइटी आपको फोर्स कर सकती है। देखिए, बट अगर आप नहीं चाहेंगे, देखिए दीपक जी, मैं हमेशा एक चीज बोलता हूँ कि सोसाइटी ने कुछ चीजें बनाई हैं जी, एक ढांचा बनाया गया है, तो वो ढांचे को फॉलो करना हमारा कर्तव्य है जी। हम उसको ढांचे को बदल नहीं सकते, और ना हमें ऐसा करना चाहिए। तो शादी करना मेरे मतलब आपके हिसाब से शादी करना बेनिफिशियल है? बिल्कुल बेनिफिशियल। तो सोशल मीडिया के दोस्तों, आप ये देखें कि शादी करना चाहिए और सबको शादी करना चाहिए। सलमान खान जी को भी मैं बिल्कुल करना चाहिए, शादी बिल्कुल करना चाहिए उनको भी एडवाइस करिए, शुड मैरिड। यस, मैं बिल्कुल कहूंगा उनको। उसके फायदे क्या हैं? देखिए दीपक जी, हर चीज नुकसान और फायदे। लोग आज के टाइम पे अकेला रहना चाहते हैं, मतलब दे वांट टू लीव देयर लाइफ इंडिपेंडेंटली। तो उनको घर में जैसे रहना है वैसे रहना चाहते हैं, जहां जाना है वहां जाना चाहते हैं। शादी लोग बंधन बोलते हैं, तो वो बंधन क्यों चाहिए लोगों को? मतलब मुझे नहीं, मतलब पर्सनली मेरे से पूछा जाए तो हर किसी को अपना जीवन जीना चाहिए। बट अगर आप शादी करते हो तो आपकी जीवन जो है वो किसी से अटैच हो जाती है, मतलब आपको उनके हिसाब से चलना पड़ता है। या फिर अगर आपकी ट्यूनिंग उनसे अच्छी है तो आपका जीवन आसान हो जाता है मेरे ख्याल में। और अगर वो ट्यूनिंग अच्छी नहीं है तो आपका जीवन रून हो जाता है। तो आपकी राय जानना चाहूंगा मैं। देखिए दीपक जी, आज के समय में, आज के दौर में मैं हमेशा इस बात पर फोकस करता आया हूँ,
शादी करना चाहिए। आपकी लाइफ पार्टनर वो कैसी हैं और कैसी निकलेंगी ये तो किसी को भी नहीं पता, इवन मुझे नहीं पता था जब मेरी शादी हुई थी। बट हाँ, टचवुड चीज़ें जैसा मैंने चाहा, मैंने अपने हिसाब से उसको मोल्ड किया, उसको अपने हिसाब से चीज़ों को चेंज किया, और आज के टाइम मैं और मेरी वाइफ बहुत अच्छे फ्रेंड हैं और हम एक सारे डिसीजंस मिल के लेते हैं। मतलब मुझे ऐसा लगता है शादी के बाद आप 1 से 2 हो जाते हैं, आपकी डिसीजन पावर बढ़ जाती है। आप कोई गलत अगर डिसीजन लेने वाले भी होंगे तो आपको पता है कि हाँ, मेरे पास एक ऐसा पार्टनर है जो आपको एक अच्छा और गलत के बारे में बता सकता है। वो अच्छा और गलत का जो सबसे बेस्ट बता सकता है वो मेरे ख्याल से आपकी लाइफ पार्टनर है। तो जानिए और थोड़ा सा जान लेते हैं असली बात आपके जीवन से जुड़ी। आपका जो रिलेशन है अपने फादर से कैसा है, या अपने ग्रैंडफादर से कैसा था, और अपने बच्चे से कैसा है? आज के टाइम पे युवा वही है जो अपने बाप के पैर में भी जूता पहना दे और अपने बेटे के पैर में भी जूता पहना दे। मैं उसको आइडियल आदमी मानता हूँ। तो ये मैंने कहीं पढ़ा था, ये मेरा कोट नहीं है। तो सुधीर जी से जानते हैं इसके बारे में थॉट, क्या इनकी राय है इसमें? जी दीपक जी, इसमें मेरी राय बहुत ही क्लियर है। मैं मतलब क्लियर बोलूँगा इसको, क्योंकि मैं इसमें इस बात को लेके बहुत माइंड में मेरा क्लैरिटी है, मतलब क्लैरिटी है उसमें। यस राइट, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं है दीपक जी। क्योंकि मैं हमेशा से एक जो समाज का एक पैटर्न है उसको फॉलो करते आया हुआ हूँ। मेरे जो ग्रैंड पेरेंट हैं, ग्रैंड पेरेंट्स के साथ मेरा बहुत अच्छा रिलेशन रहा, क्योंकि उनसे कभी हमारे ईगो क्लैशेस नहीं हुए। कभी उन्होंने हमेशा जो बोला हमने वो एज इट इज एक्सेप्ट किया। लेकिन हाँ, बिकॉज हाँ, मेरे फादर हैं, जैसे अभी मैं उनको, जैसे अभी उनके बीच में और हमारे बीच में कहीं ना कहीं कुछ कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, वो हर जगह पे होते हैं, मतलब मेरे साथ भी हुए, बट हमने उसको सॉल्व किया। लेकिन आने वाली जो जनरेशन है, क्योंकि वो सोचने का तरीका बिल्कुल अलग है, तो मेरे फादर ने अगर मुझको बोल दिया, अगर 100% बोला, तो हो सकता है कई बार मैंने मिस किया उनकी बात को। मैंने कहा अगर उन्होंने 10 बार मुझे बोला कि अच्छा सुधीर आपको ये करना है, तो मैंने 8 बार उनकी बात मानी, अच्छा, और 2 बार मिस कर दी। बट जो नई जनरेशन है, जब मेरा बच्चे को मैं देखता हूँ तो मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि उसको वो सारी चीज दूं, लेकिन फिर भी मैं देखता हूँ उसमें से 10 में से वो 5 बात मेरी मानता है। अच्छा, तो अगर आप देखोगे तो ये एक गैप कहीं ना कहीं मैं फील करता हूँ। जो नई जनरेशन है, बिल्कुल वो हम शुरू से बोलता आया हूँ, वो क्लियर थॉट के साथ है, अपनी बात को, उनको क्या करना है वो बहुत क्लियर है अपनी बात को लेके। सही गलत मैं नहीं बोलूंगा, बट हाँ, उनको क्या सोच है वो माइंड में उनके, उनको अगर कुछ करना है तो वो करना ही है। Right. आप उसमें कुछ नहीं बिल्कुल। और मुझे लगता है कि हाँ, बिल्कुल, और मुझे लगता है कि जब हाँ, मतलब मेरा बेटा या किसी की भी जो नई जनरेशन जो आने वाली है, वो अपने डिसीजन खुद लेने वाली है। लाइफ इज ब्यूटीफुल। इसको हम जितना अच्छे से एंजॉय कर पाएं, जितने अच्छे से जी पाएं, यही एक तरीका है। लेकिन जब मैं ये देखता हूँ, मुझे बहुत तकलीफ होती है कि आज के टाइम इतनी सारी चीज़ें होने के बाद भी लोग आत्महत्याएं कर रहे हैं, या फैमिली के अंदर कुछ प्रॉब्लम चल रही हैं, हस्बैंड वाइफ में झगड़े हो रहे हैं। लाइफ के अंदर हर चीज़ पैसा नहीं है। लाइफ के अंदर बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको अपनी फैमिली से मिलती है। जी, आप लोग आज के टाइम न्यूक्लियर रहना पसंद तो कर रहे हैं, लेकिन वो अपने आप को कहाँ देख रहे हैं? वो अपने आप को अकेला देख रहे हैं, कोई उनके आगे पीछे नहीं है। जहां पर आके प्रॉब्लम्स स्टार्ट होती हैं, तो फैमिली के अंदर मैं फिर से रिक्वेस्ट करता हूं, मैं हमेशा बोलता आया हूं कि जॉइंट फैमिली कोशिश कीजिए, परिवार में साथ रहने की, परिवार को साथ रखने की कोशिश कीजिए। और अगर जॉइंट फैमिली में आप लोग नहीं है, न्यूक्लियर फैमिली में जा रहे हैं, तो अपने आसपास में 2-4 पॉजिटिव दोस्त जरूर रखिए, जो आपके जीवन को आसान बनाएंगे, आपके जीवन को मोटिवेट करेंगे। अब हम मोटिवेशन से बात करते हैं कि सोशल मीडिया पे ये बहुत प्रचलित है कि बहुत सारे ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, माफ़ करिएगा मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, नाम लेना भी नहीं चाहिए मुझे। तो लोग बोलते हैं कि ज़्यादा मोटिवेशन नहीं होना चाहिए, तो लोग सिर्फ मोटिवेट करते हैं, आपको ज्ञान देते हैं, बट कोई साथ नहीं देता। ये एक बहुत प्रचलित टॉपिक है, जिसमें आपके इनपुट क्या है, मतलब आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? देखिए दीपक जी, मोटिवेशन कितना जरूरी है? देखिए दीपक जी, मैं इसमें मेरा जो सोचना है, जो मेरा अपना मानना है, जिंदगी के अंदर या अपनी लाइफ के अंदर, जैसे आपने बताया, बोला अभी कि दोस्तों का होना बहुत जरूरी है। जी, दोस्त ही वो जो लोग हैं, वो आपके परिवार की कमी को पूरा करते हैं। लेकिन हाँ, उसमें भी चयन आपको करना है, उसमें आपको देखना है कि आपकी दोस्त और किस लेवल पे कनेक्ट होने, लेवल पे कनेक्ट, आप कितने कंफर्टेबल। यस राइट, मेरा दोस्त वो होना चाहिए जिस पे मुझे 100% ट्रस्ट हो। वो टाइम के हिसाब से आता है, जब आप टाइम स्पेंड करते हैं। मेरे हिसाब से दोस्ती बहुत वाइड टॉपिक है, और दोस्त ऐसे होने चाहिए। मेरे हिसाब से अगर दोस्त की बात करो, दोस्ती की कोई परिभाषा नहीं हो, आप इसको परिभाषित नहीं कर सकते। दोस्त वो होता है जो आप
आपके जीवन को बिना बताए, आपके तकलीफ को बिना बताए समझ जाए, वो खुशियों में भी आपके साथ हो और तकलीफ में भी आपके साथ हो, और हर समय साथ हो जब उसको आपकी ज़रूरत है या आपको उसकी ज़रूरत है। मैं इसको दोस्त मानता हूँ। अगर और लोगों का कोई डिफरेंट ओपिनियन है तो प्लीज़, मतलब हो सकता है, मेरा तो यही है। तो और भी जो लोग मुझे सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, सुधीर जी को सोशल मीडिया पे देख रहे हैं और हमारे प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं असली बात पे, आप लोग बताइए कि दोस्ती का सही मायना क्या है, दोस्ती कैसी होनी चाहिए, क्या आपके पास अच्छे दोस्त हैं, और अगर नहीं है तो जरूर बनाएं। तो इसकी नेक्स्ट कड़ी जो है असली बात की, उसमें हम लोग जानेंगे कि सुधीर जी की लव लाइफ कैसी है और लव के बारे में इनका क्या ओपिनियन है। लोगों को प्यार करना चाहिए, लोगों को इश्क करना चाहिए सुधीर जी? देखिए, प्यार इश्क ये मतलब लोग करते ही हैं, मतलब अगर लाइफ है तो लव है, मैं ये मानता हूँ, और लव है तो लाइफ है। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं इसमें हमेशा एक चीज बोलता आया हूँ कि लव, प्यार, इश्क ये समय से करना चाहिए। वो पहलू हैं जो हम सबकी लाइफ में एक बार जरूर आते हैं। ओके। बट हाँ, इसमें ये समझदारी आपको डिसीजन लेना होता है या मुझे खुद को डिसीजन, जब मैं छोटा था या मैं जब बड़ा हुआ, और आज के टाइम की उनकी परिभाषाएं बस बदल जाती हैं। प्रेम तो हर जगह पर है, हर किसी के साथ प्रेम है। प्रेम आपके पेरेंट के साथ, पेरेंट के भगवान साथ, के साथ भी है, मैं वही बोल रहा हूँ, बच्चों से भी है, सोसाइटी से भी है, देश से भी है। तो प्रेम तो जरूरी है। ये सारी चीजें हमारे परिवार, हमारे घर, हमारे रिश्ते नाते सब इसी से जुड़े हुए। आजकल के परिवेश में मैं देखता हूँ, आप अगर सोशल मीडिया स्क्रॉल करेंगे तो आप पाएंगे कि बहुत सारे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हो रहे हैं, और एस्ट्रोलॉजर्स तो बहुत सारी चीज़ें बताते हैं। एस्ट्रोलॉजर माफ़ करिएगा, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा। ऐसा बोलते हैं कि अगर आपके ग्रह कुछ खराब होते हैं तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता है। क्या ये बाई चॉइस है या ये होना ही है, या हम करते हैं या होना ही है, और लोगों को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? देखिए दीपक जी, ये बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है। मैं अपने विचार आपके सामने रख सकता हूँ इस चीज़ को लेके। एक्स्ट्रा मैरिटल आज के टाइम इसलिए बढ़ गए हैं क्योंकि लोग एक दूसरे पर ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं। पार्टनर के बीच में ट्रस्ट खत्म होता जा रहा है। एक पार्टनर अपने पार्टनर को वो टाइम नहीं दे पा रहा है जहां पर उसको देना चाहिए। मैं देखता हूँ मेरे साथ में मेरे कलीग्स हैं, मेरे ऑफिस के अंदर मैं देखता हूँ, या मैं अपने आसपास के जो मेरे फ्रेंड सर्कल है उसमें मैं देख रहा हूँ, मैं नोटिस कर रहा हूँ आज के टाइम हस्बैंड वाइफ वो टाइम नहीं दे रहे हैं जो उनको देना चाहिए, और वो कहीं ना कहीं पैसे के पीछे भाग रहे हैं, जबकि पैसे का कोई अंत नहीं है। पैसा तो आप जितना कमाओ, आप जहाँ पे पहुँचते हो वहां से फिर ज्यादा चाहिए। अगर आपके पास कार है और तो ये तो हर एक इंसान की महत्वाकांक्षाएं ये इस तरह की हो गई हैं कि आज मुझे छोटी कार है, बड़ी तो कल को मुझे बड़ी कार चाहिए, बड़ी कार चाहिए तो उससे ज्यादा बंगला, घर चाहिए तो बंगला चाहिए। तो ये तो कभी ना खत्म होने वाला उद्देश्य है। डिजायर कभी खत्म नहीं। तो डिजायर को कंट्रोल करना इंपॉर्टेंट है। सोशल मीडिया के लोगों, आप देख लीजिए और इससे सीखिए। ये जो असली बात है, ये लाने का मकसद मेरा ये है कि आप लोगों को कुछ अच्छा कंटेंट मिले, अच्छे थॉट्स मिले, और उससे कुछ आपका जीवन बदल पाए। ये मेरा प्रयास है। इस प्रयास को आप लोग प्यार दीजिए, आप देखिए, शेयर कीजिए और लोगों तक पहुंचाइए। आप भी देखिए, परिवार के साथ बैठ के देखिए। हमारा जो कंटेंट है ये लाइफ बेस्ड है, लाइफ से रिलेटेड है, एक्सपीरियंसेस से रिलेटेड है। आपकी लाइफ अब से लेके जब आप पैदा होते हैं तो आपके हाथ में कुछ नहीं होता, बट जो आप बनते हैं उसमें सब कुछ आपका होता है, आपके हाथ में होता है। जैसे आपकी जर्नी धीरे धीरे एंड की ओर जाती है, तो आपने जीवन में जिया क्या है। बहुत सारे लोग ऐसा होते हैं जो ये कहते मिलेंगे आपको कि हमने तो पूरा जीवन परिवार को दे दिया, बट हासिल कुछ नहीं हुआ, मुझे कुछ मिला नहीं, परिवार की तरफ से वापस मुझे कुछ नहीं मिला। तो सुधीर जी, आपको क्या लगता है कि परिवार में इन्वेस्ट करना और परिवार का आपको कुछ ना देना, जैसे बहुत सारे लोग हैं, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, आपकी बात नहीं कर रहा, और भी बहुत सारे लोग हैं जो ये कनेक्ट कर पाएंगे कि परिवार के लिए सब कुछ कर दिया उनने, पैसे भी दे दिए, उनको घर भी बना के दे दिया, या छोटे भाइयों को बहुत कुछ दे दिया हमने, या और भी लोगों ने, बट उनको रिटर्न वो लोग मिलता नहीं है। तो फिर इसको कैसे देखते हैं? देखिए, मैं इसको हमेशा से, मैं जितने भी मेरे जानने वाले हैं मैं उनको हमेशा से बोलता आया हूँ कि हम जब अपने बच्चे को जब हम पढ़ाते हैं तो ये सोच के कभी नहीं पढ़ाते, या ये सोच के कभी दिमाग में नहीं आता कि कल को वो हमें पैसे कमा के देगा जी। एक पेरेंट ये सोचता है कि हम उसको एक अच्छी एजुकेशन दें ताकि वो मोरल वैल्यूज को अपने कैरी करके हम सबके साथ में उस चीज़ को लेके आए, ना कि ये कि हम आज के टाइम उस पर, हाँ,
आप बच्चे पे इन्वेस्ट करते हैं, अगर आप अच्छे पेरेंट हैं तो आप इसके इन्वेस्ट करते हैं उसके संस्कार के ऊपर, उसकी परवरिश के ऊपर। वो तो हमें हमारे पेरेंट्स से मिला है, तो हमें भी अपने बच्चों को देना चाहिए। बिल्कुल, और सबको देना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज क्या, अभी आप जब परिवार की जब बात आती है तो परिवार के अंदर मैं कभी नहीं मानता कि कुछ देने के लिए या कुछ लेने के लिए हम जुड़े हुए हैं। परिवार का मतलब ये है कि सब मिलके रहें, एक साथ रहें और एक अच्छी ट्यूनिंग के साथ में रहें। यूपी बिहार का नाम पूरे देश में ऐसे लिया जाता है जैसे यूपी बिहार के लोग कनेक्ट करेंगे हमारे इस सवाल से, क्योंकि आप यूपी से हो, आप बिहार से हो, ऐसा बोला जाता है। तो यूपी बिहार के जो लोग खुराफात होती है, मतलब उसमें मैं खुराफात ही बोलूँगा। तो ये जो खुराफात है लोगों में, मतलब बोला जाता है कि इनके कंधे झुके हुए नहीं होते। ये जब दूसरे स्टेट्स में जाते हैं तो कई लोग लड़ाइयाँ भी करते हैं। हालांकि मैं ऐसा मानता नहीं हूँ, क्योंकि मुझे ये लगता है कि यूपी बिहार पूरा देश चला रहा है। हर जगह लोग बहुत सादगी से, मेहनत से काम करते हुए मिलेंगे आपको, और मेहनत करते हैं, मेहनत कश लोग होते हैं। आपकी क्या राय है? मैं हमेशा से एक बात बोलता आया हूँ और सबको बोलना भी चाहता हूँ। आज जब ये स्टेज मुझे मिला है अपनी बात को रखने के लिए, तो मैं अपनी बात और आप यूपी से भी हैं तो जी मैं वही अपनी बात को रखना चाह रहा हूँ कि मैं खुद यूपी के एक शहर आगरा से हूँ। आगरा अच्छा शहर है, ताजमहल है दीपक जी, वहाँ पर ताजमहल है। ताजमहल दूर दूर से लोग आते हैं और हमारे आगरा की पहचान ताजमहल से है। जब हम कभी बात करते हैं कि यूपी और बिहार के अंदर सबसे ज्यादा, अगर मैं बात करता हूं तो आईएएस पीसीएस सबसे ज्यादा यूपी बिहार से निकलते हैं। ये सच्चाई है, मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा। ये आप कहीं पे भी आप पढ़ लीजिए या किसी चैनल से या कहीं से भी आप पता कर लीजिए, ये फैक्ट की बात कर। हमारे देश के प्रधानमंत्री जो हैं अभी बनारस से चुनाव लड़के जीते हैं। बिल्कुल, तो देश की जो पॉलिटिक्स है वो यूपी बिहार से ही निकलती है। तो ये एक बहुत ब्रॉड एक जो है डिस्कशन है, जिसके अंदर मैं हमेशा बोलता आया हूँ कि ये वो देश का जो आपकी पॉलिटिक्स है, जो जिसके इर्द गिर्द घूमती है, वो यूपी बिहार है। तो यूपी बिहार से तो जब यूपी बिहार के लोग वैसे मेहनती होते हैं, काफी मेहनती, टैलेंटेड होते हैं, ईमानदार होते हैं। जब कभी हम यूपी बिहार की बात करते हैं तो यूपी बिहार से जो है लोग जब निकलते हैं एक अपने सपने को लेके निकलते हैं। एक छोटे से गांव से अगर मैं निकल के आया और मुझे पता है कि वहाँ पर क्या सपने मैंने देखे थे, और वो सपनों को पूरा करने के लिए मैं बाहर दिल्ली या एनसीआर में आया। और हमारे देश के कई कॉर्नर में जहाँ पे हेट्रेड है हिंदी को लेके, तो यूपी बिहार और जो हिंदी भाषी स्टेट्स हैं, इनके यहाँ के जो लोग होते हैं वो हिंदी को अच्छे से नहीं देखा जाता। मतलब अगर आप हिंदी भाषी हैं तो आपको लगता है कि आप सताए हुए हैं, आप दबे कुचले हैं, और लोग आपको अच्छी नज़र से नहीं देखते। इसके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, मैं हमेशा से बोलता हूँ कि हिंदी हमारी मातृभाषा है और हम सबको जो हम भारत में रहते हैं, हम सबको उसकी इज्जत करनी चाहिए। और किसी भी प्लेटफॉर्म पर मुझे बहुत ये देख के आज के टाइम दुख होता है कि हमारे हिंदी बोलने वाले भाई जो हैं वो महाराष्ट्र में जा रहे हैं, उनके साथ गलत व्यवहार हो रहा है, उनको लोग गलत नजरिए से देख रहे हैं। बट मेरे को ये लगता है कि आप एक इंसान को जबरन उनकी लैंग्वेज जी बिल्कुल बुलवाया जा रहा है। आप एक इंसान को देखिए, आप इंसान कैसे हैं, आप इंसान अच्छे हैं। जबकि यूपी बिहार और जो नॉर्दर्न स्टेट्स है, इसमें कहीं भी आएंगे तो ये भाषा का क्लैश नहीं है। भाषा का क्लैश के साथ साथ ना आप इंसान को परख कीजिए। अब मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप एक इंसान अच्छे होने चाहिए। आपकी भाषा क्या है इसका मुझे नहीं लगता कहीं पे भी कोई जरूरत है। आपका भाषा वो होना चाहिए जो आप किसी से बात कर पाएं या अपनी बात को एक दूसरे के सामने रख पाएं। जी, भाषा पे हम बात कर रहे थे अभी, तो भाषा से जो हम प्यार की परिभाषा, जो कि सुधीर जी बता नहीं रहे, प्यार की परिभाषा क्या है आपकी नज़र में? देखिए दीपक जी, प्यार की परिभाषा है जब आप किसी को बिना कुछ सोचे समझे उससे प्यार करते हैं। जब आप उसको जज नहीं करते, मतलब आपको किसी चीज से भी प्यार हो सकता है, कोई चीज आपको अच्छी लगती है, यस, और उसके पीछे कोई जजमेंट नहीं होता है। वो शायद आपको मिले ना मिले, यस, तो भी आप वो प्यार है। वो प्यार का कोई परिभाषा या उसको डिफाइन नहीं कर सकते उसे, ना तो किसी भी लैंग्वेज में आप। कई लोग आज के टाइम पे जो प्यार है, जैसे आप यंगस्टर्स में ज्यादा प्रचलित है ये जो प्यार मोहब्बत वाली चीजें हैं, यंगस्टर्स जो देख रहे हैं वो आप प्यार में मत पड़िए जब तक आप अपने पैर पे पहले खड़े ना हो जाएं, जो हमारे पेरेंट्स समझाते हैं हमें। तो पहले आप लोग कुछ बनिए, उसके बाद प्यार करिए। और असली बात में फिर हम बात करते हैं, जो हमारी अगली कड़ी है वो है समाज। समाज से हम है या हमसे समाज है? देखिए, समाज से हम है,
समाज से हम। जी बिल्कुल। और समाज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम सब लोग रहते हैं। हमारी अपनी परंपराएं हैं, हमारे अपने रिचुअल्स हैं, हमारे अपने पारिवारिक रिश्ते हैं, जहाँ पर हम लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहते हैं। परिवार और समाज एक दूसरे को परिपूर्ण करता है। जी, समाज में बहुत सारी कुरीतियां हैं, जो बहुत सारी कुरीतियां खत्म भी हुई है, और जैसे जैसे समय बीत रहा है, जो मॉडर्नाइजेशन की तरफ हम जा रहे हैं, टेक्निकल दौर में हम लोग आ चुके हैं, और जहाँ पे टेक्नोलॉजी का इन्वॉल्वमेंट हमारे डेली लाइफ में ज़्यादा है। मोबाइल सबके पास है, बहुत सारे गैजेट सब लोग कैरी कर रहे हैं। इवन कार में भी आजकल डैश कैम लगा के चल रहे हैं लोग कैमरा ऑन हैंड लेके चल रहे हैं जी लोग। जी। और मेरे ख्याल में इस परिवेश में आजकल लोगों का, मतलब जो मैंने आपसे सवाल किया था वो ये था कि समाज से हम है या हमसे समाज है। तो हमसे समाज और समाज से हम ही हैं जो समाज बना रहे हैं, तो समाज भी हम ही से है मेरे ख्याल में। जी जी। और मुझे लगता है कि हर किसी को अपने मुताबिक जो जी। आपका क्षमता है, जो आपकी अपनी कैपेसिटी है, क्षमता है, उसके अकॉर्डिंग सामाजिक जी वर्क जी भी करना चाहिए, समाज बिल्कुल, सेवा भी बिल्कुल। करना चाहिए। तो समाज सेवा आप करते हैं? जी बिल्कुल दीपक जी, मुझे समाज सेवा की क्या परिभाषा है आपकी नजर में? देखिए, समाज सेवा एक ऐसी चीज है जो कभी दिखा के करने वाली चीज नहीं है दीपक जी। जी। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप रास्ते कई चलते लोग हुए फ्लॉन्ट करते हैं समाज यस, सेवा को। अगर मुझे लगता है कि मैं कहीं जा रहा हूँ और रास्ते में मुझे लगता है एक आदमी खड़ा हुआ है जिसको प्यास लगी है, मैंने अगर पानी की बोतल भी उसको दे दी एक, तो वो समाज सेवा है मेरे हिसाब से। अगर प्यासा है, आपने पानी पिला दिया तो भी समाज समाज सड़क सेवा पे तो कोई पड़ा है, आपने बिल्कुल, उसको कुछ yes, आप हॉस्पिटल पहुंचा दिया तो भी समाज सेवा। आप हर चीज के अंदर आप इंसान, पशु, जानवर, किसी की भी हेल्प करते हैं, उसकी सेवा करते हैं, वही समाज सेवा है। जी जी जी। आज के टाइम पे कई और जो चीज़ें मैं देख पाता हूँ हमारे यहाँ पे भारत देश में जी, खास जी। तौर पे, कि जो सड़कें हैं, जो बिजली, पानी, शिक्षा व्यवस्था है, तो उसके बारे में आपकी क्या राय है? क्या लोगों को शिक्षा व्यवस्था जो अभी है करेंटली, वो उसमें कोई चेंज चाहिए? क्योंकि हम बात करते हैं फ्री एडुकेशन की, फ्री एडुकेशन है भी समहाउ, बट वो फ्री एडुकेशन मुझे नहीं लगता कि वहाँ हिट कर रहा है जहाँ ग्लोबली हमारे देश के बच्चे अच्छा कर पाए। कलेक्टिवली मैं कुछ बच्चों की बात नहीं कर रहा, मैं पूरे समाज की बात कर रहा हूँ, हर कम्युनिटी की बात कर रहा हूँ, हर जगह पे समान शिक्षा की बात कर रहा हूँ। तो आप उसको कैसे देखते हैं? क्योंकि आप देखेंगे कि अगर आपके पास पैसा है, आप अगर पूंजीपति हैं, आपके पास बहुत पैसा है, तो आप तो अफोर्ड कर लेंगे एडुकेशन, अच्छे स्कूल में आपका बच्चा पढ़ेगा। मैं किसी ब्रांडेड स्कूल का नाम नहीं ले रहा, बट बहुत बहुत कॉस्टली स्कूल्स हैं, बच्चों की फीस बस साल की 5-5 लाख 10-10 लाख है। ऐसे भी स्कूल्स हैं हमारे देश में, और भी महंगा हो सकता है, बोर्डिंग स्कूल्स तो और भी महंगे हैं। तो उसमें जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, जो गरीब तबका है, वो क्या करे? वो तो सरकार के भरोसे है ना। और सरकार अगर एजुकेशन सिस्टम अच्छा नहीं रखती है, तो सबको पता है एजुकेशन सिस्टम के, मैं सरकार की बुराई नहीं कर रहा, बट हमें ये पता होना चाहिए कि जो रिमोट एरिया है, जो गांव दबा कुचला है, जहाँ पे सरकारी व्यवस्थाएं पहुंच भी नहीं रही है, कई जगह पे तो आज भी ऐसे गांव हैं जहाँ पे बिजली, पानी, सड़क नहीं है, तो उस जगह के बच्चे कैसे पढ़ें, कैसे आगे बढ़ें? देखिए, अभी आपने बहुत एक अच्छा टॉपिक उठाया, रेज किया अभी ये जो है, शिक्षा हर एक बच्चे का राइट है। ये हर एक बच्चे को मिलना चाहिए, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, चाहे वो गरीब है, चाहे वो अमीर है। शिक्षा हर बच्चे शिक्षित होना चाहिए, शिक्षित होना चाहिए। और ये हर एक पेरेंट का, ये हर एक माता पिता का ये दायित्व है कि उस बच्चे को अच्छी शिक्षा दें, उसको एक अच्छे लेवल के संस्कार दें। दायित्व तो है, बट वो अफोर्ड नहीं कर सकते। देखिए, शिक्षा लेना और अफोर्ड करना, अच्छा मुझे बताइए, पहले के टाइम जितने भी लोग हुए, जो बड़े बड़े लोग हुए, आप बताइए मुझे किसने शिक्षा ली? शिक्षा एक जरिया है। अब तो गुरुकुल होता था ना। जी, गुरुकुल होता था, लेकिन गुरुकुल के अंदर क्या हुआ? हमने बेसिक सीखी, बेसिक जो शिक्षा है वो मिली। वेदों की शिक्षा तो मिलती, वेदों की शिक्षा के साथ साथ में आपके संस्कार पर काम किया गया। शिक्षा दो तरह की है। देखिए दीपक जी, आज के टाइम शिक्षा एक वो है जो केवल पढ़ने के बाद पैसे कमाने के लिए, आज का थोड़ा जी कमर्शियल हो गया। आज के टाइम पढ़ाई, आज के टाइम हम भी अपने बच्चों को यही बोलते हैं कि पढ़ोगे तो अच्छी नौकरी लगेगी, फिर अच्छी लाइफ होगी। यस, तो हम शिक्षित हो रहे हैं पैसा कमाने के लिए, बट वो शिक्षा
हम डेली लाइफ में नहीं लेके आ अब रहे हैं। इसमें दीपक जी मैं कुछ ऐड ऑन करना चाह रहा जी। हूँ, जो मैंने बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किया। हाँ। एक माता पिता जिन्होंने अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा दी, जी एक अच्छी जगह पे उन्होंने फ्लैट लिया जी और अच्छी जगह पे रह रहे हैं। जी अब उनका बच्चा जॉब करने के लिए अमेरिका चला गया। अब जी अमेरिका जाने के बाद वो अपने पेरेंट की सेवा करना तो दूर, उनसे बात भी नहीं कर पा रहा है। जी तो ऐसी शिक्षा का भी फायदा क्या? जी। शिक्षा वो होना चाहिए जहां पर वो जो पेरेंट हैं उनको भी उस चीज की वैल्यूज पता हो। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें पेरेंट की भी गलती है कि वो लोग अपने बच्चे को अमेरिका पढ़ने भेज रहे हैं। पढ़ने भेजिए, बट उनको बोलिए कि आप वापस आओ। जैसे मेरे पेरेंट थे, आई वॉज गोइंग रशिया फॉर MBBS, बट पापा ने बोला कि आप जाओगे तो वहीं सेटल हो जाओगे, इसलिए आप इंडिया में ही करो जो करना। तो मैंने पापा को कहा चलो ठीक है, ऐसा कर लेते हैं। जी, इसीलिए मैंने ये चीज को बहुत आज मैं पापा के साथ हूँ और मैं क्योंकि इंडिया गांव से बनता है, तो मेरा भी गांव है और मेरी जॉइंट फैमिली है और मैं वहाँ पे रेगुलरली विजिट भी करता हूँ, डिस्पाइट कि मैं मेट्रो सिटी में रहता हूँ, बट मैं हूँ गांव का ही। तो आप सब जितने भी लोग गांव से हैं वो लोग कनेक्ट करेंगे इस चीज़ को कि शहर आप आइए बट शहरी मत बनिए। मेरे ख्याल में जब आप गांव से शहर आते हैं तो कई लोग जब गांव वापस जाते हैं तो गांव की जो चीज़ें हैं उसको भूल जाते हैं। और मतलब मुझे गांव का होना पसंद है, मैं गांव का होना चाहता हूँ, मैं देसी रहना चाहता हूँ, मैं ओरिजिनल रहना चाहता हूँ, मैं शहरी नहीं बनना चाहता। तो कई लोग ऐसा करते हैं, बट कई लोग जो गांव से शहर आते हैं और फिर शहर में वो देसीपन जो आपके अंदर जिंदा है ना, तो ही आप जिंदा हो। और अब तभी आपके पेरेंट्स और जो फ्रेंड्स हैं, जैसे मेरे गांव में मेरा एक दिव्यांग मेरे मित्र हैं, वो बचपन से मेरे मित्र हैं। वो बहुत पढ़े लिखे नहीं है, बहुत शिक्षित नहीं है, बट आज भी मैं जाता हूं तो मुझे लगता है कि मगर जीवन में मैं कुछ लोगों को छोड़ दूं तो एक आध लोग ही होंगे जो वो कनेक्ट होंगे। मतलब रेगुलरली ही कॉल्स मी, फोन उनके आते हैं मेरे पास, पूछते हैं आप क्या कर रहे हो। मुझे अच्छा लगता है उनसे बात करके कि मतलब वो जो मेरे मित्र हैं वो उसमें देसीपन है। वो आपसे पूछेगा आपने खाया, आप क्या कर रहे हो। उसको कुछ समझ नहीं आता कि आप अपने लाइफ में कहाँ हो, क्या कर रहे हो, कितने बिजी हो, आप कितने इंटेलिजेंट हो, आपने क्या हासिल कर लिया, इससे कोई लेना देना नहीं उनको। उनको है कि आपने खाना खाया या नहीं, आप ठीक हो कि नहीं, ये पूछते हैं वो। तो मैं भी जब गांव जाता हूँ तो उनसे तहे दिल से मिलता हूँ और धन्यवाद। उनका नाम मुकेश है वैसे, तो जितने भी मुकेश नाम के लोग हैं वो सब देखें और कनेक्ट करें इस चीज़ को। तो सुधीर जी, मैं अगला सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ कि दोस्ती के बारे में आप कुछ बताइए। मतलब मुझे लगता है कि जो भी इंसान है, चाहे मतलब अगर कोई पैदा हुआ है, ग्रोन अप हुआ है, तो उसको ऐसा लगता है कि कभी ना कभी कोई बंदा हो या बंदी हो जो उसकी फ्रेंड हो। तो लड़की एज अ फ्रेंड, मतलब फीमेल एज अ फ्रेंड और बॉय एज अ फ्रेंड और मेल एज अ फ्रेंड में क्या डिफरेंस है, और ये होना चाहिए, और होना चाहिए तो कौन सा बेहतर है? तो आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है इसमें? देखिए दीपक जी, ये जो कई लोग बोलते हैं ऐसा कि जो फीमेल होती है वो अच्छी फ्रेंड हो सकती है, वो आपको हर तरीके से शेप आउट करती है, आपके अंदर वो स्नेह भरती है, इमोशन भरती है, इंटेलिजेंस भरती है और नॉलेज भरती है, आपका केयर करती है। ये शायद मेल फ्रेंड नहीं कर सकते। देखिए दीपक जी, ये डिबेटेबल है। ये डिबेटेबल है। मैं तो ये बिल्कुल कहूंगा कि ये डिबेटेबल है, क्योंकि इसके अंदर मैं जेंडर वाइज नहीं, इसमें दोस्ती के अंदर जेंडर नहीं आना चाहिए, चाहे वो मेल है या फीमेल है। आज के टाइम एक मेल मतलब मेरे जो फ्रेंड्स हैं, मतलब मैं आज के टाइम मैं ये प्राउडली बोल सकता हूँ कि मेरे जो फ्रेंड्स हैं, मैं कहीं पे भी उनको याद करता हूँ वो अवेलेबल होते हैं मेरे साथ जी। मेरी ज़िंदगी के किसी भी पड़ाव पर, मेरे जब तक मैं पढ़ाई किया, मेरी शादी हुई, मेरे बच्चे हुए, मेरे हर पड़ाव पर मेरे जो मेल फ्रेंड्स हैं, मतलब उसमें मैं फीमेल और मेल की बात नहीं करूंगा, फीमेल फ्रेंड्स भी हैं। मतलब हम उन दोस्तों की बात कर रहे हैं जिसने दोस्ती की और उसको निभाया। जी जी। हम ऐसे दोस्तों की बात नहीं कर रहे हैं जो यूज करते हैं। जी जी। तो उसमें जो लोग यूज करते हैं वो दोस्त है ही नहीं। तो मेरे भाई, जितने भी लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं इस पॉडकास्ट को, तो अपने आप अपने दोस्तों को एसेस करो, उनका आप उनको एनालाइज करो कि आपके पास जो दोस्त हैं, जो आप जिसने घिरे हुए हो, वो आपको यूज तो नहीं कर रहे हैं। अगर यूज कर रहे हैं तो आप उनको एलिमिनेट करो जी। एलिमिनेशन जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो आगे आप बताइए, दोस्ती के बारे में कुछ आप बता रहे थे। जी, मैं आपसे यही डिस्कस कर रहा था कि दोस्ती जो है बहुत बहुत अच्छी चीज़ है, लाइफ में सबके होना चाहिए। एक दोस्ती है जिससे हमारा कोई ब्लड रिलेशनशिप नहीं होता है, और वो आपको आपके परिवार से या आपकी फैमिली के ऑलमोस्ट आप उसको वो कनेक्ट कर सकते हैं।
मतलब दोस्त वो है जो आपके हर टाइम आपके साथ में आपकी प्रॉब्लम्स में आपके साथ खड़ा होता है, आपके अच्छे समय में आपके साथ खड़ा होता है, और आपको वो फील कराता है कि आप अकेले नहीं, जी। आपके साथ कोई है जो आपके साथ हमेशा खड़ा हुआ है, चाहे वो आपका टाइम अच्छा हो या टाइम बुरा हो, बट आपका फ्रेंड आपके साथ है। कई लोग ऐसा बोलते हैं कि टाइम अच्छा बुरा चलता है, अच्छा टाइम होता है तो अच्छी अच्छी चीज़ें होती है, अगर टाइम खराब हुआ तो अच्छी चीज़ें भी खराब हो जाती है। तो जिनका टाइम अच्छा चल रहा है, जिनका टाइम खराब चल रहा है, तो आइए जानते हैं सुधीर जी से कि उनका टाइम कैसा चल रहा है, और जब अच्छा टाइम चले तो क्या करना चाहिए, जब अच्छा टाइम ना चले तो क्या करना चाहिए। जी, देखिए, जब टाइम अच्छा चलता है तो सारे अच्छी अच्छी चीज़ें अच्छी चीजें होती और बहुत हैं, मजा आता है, और उसमें क्या ना फिर आप उसको लगता है कि हम ही भगवान है। आप जो चीज एक्सपेक्ट नहीं करते वो भी होती है। मतलब मेरा मैं आपसे बोलूँ, मतलब अभी रिसेंटली मेरे एक उस फ्रेंड का कॉल आया जिसको मैंने मतलब ऑलमोस्ट 10 या 15 साल पहले मैं कभी मिला हुआ करता था। जी। मतलब अचानक उसका फोन आता है कि अभी मिलते हैं, आप कहाँ पर हैं, और हम लोग मिले, बहुत अच्छा लगा। मतलब जब आपका टाइम अच्छा चलता है, आप वो चीज़ भी होती है जो आपको एक्सपेक्ट आपने नहीं की होती है, लेकिन जब टाइम खराब होता है तो आपके पास में जो आपके लोग हैं उनके चेहरे भी आपके सामने आ जाते हैं कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। तो अच्छे टाइम में अच्छा रहिए, अच्छा काम करिए जी, और लोगों को जोड़िए, मोटिवेटेड रहिए, समाज को भी कुछ दीजिए। अगर आपका टाइम अच्छा चल रहा है तो दोस्तों को भी अच्छा टाइम शेयर कीजिए, और अगर टाइम खराब चल रहा है तो मोटिवेशन लीजिए और पॉडकास्ट देखिए असली बात की, तो आपको अच्छा लगेगा, यू विल फील गुड। सुधीर जी, आइए असली बात में बात करते हैं फिर से, और बात करते हैं हम लोग पॉलिटिक्स की। जी, तो पॉलिटिक्स की आप बात करते हो तो ये पॉलिटिक्स बहुत सारे लेवल पे है। जैसे पॉलिटिक्स आपके घर से शुरू होती है, आपसे शुरू होती है, आपके घर में होती है, जी। फिर समाज में होती है, फिर आपके मोहल्ले में होती है, फिर देश में होती है, फिर ग्लोबल लेवल पे होती है, अगर आप जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ भी होती है। मतलब पॉलिटिक्स एट वर्क प्लेस जिसको हम लोग बोलते हैं। आपस में भाई बहनों में भी पॉलिटिक्स होती है, जिसको हम लोग दूसरे टर्म्स में जाने तो वो सिबलिंग राइवलरी बोलते हैं, कि आपका जो भाई है वो आपको पसंद नहीं करता। वो राम लक्ष्मण की बात हम लोग पहले करते थे कि लक्ष्मण ने अपना पूरा जीवन राम को दे दिया, बट ऐसे लक्ष्मण अब कम है जो राम को पसंद कर रहे हैं। तो जितने भी राम है, जो बड़े भाई हैं घर में, वो इस चीज़ को कनेक्ट करेंगे कि उनके जो छोटे भाई है उनकी तरह होना चाहते हैं, या उनको ऐसा लगता है कि उनके जो माता पिता हैं, उनके जो दादा दादी हैं, वो बड़े बेटे को, घर के बड़े बेटे को ज़्यादा मानते हैं और छोटे बेटे को उतना प्यार नहीं मिलता, या छोटी बेटी जो घर की है, जो बहन है, उनको उतना प्यार नहीं मिलता, या मुझे लगता है कि ये तकलीफ है उनको। तो आइए जानते हैं सुधीर जी से कि इनकी क्या राय है इस पे, और बात करते हैं हम लोग। जी, देखिए, अभी जैसे अभी फैमिलीज के अंदर क्या और घर के अंदर जो पॉलिटिक्स चलती है लोगों के, आज के टाइम सबसे ज़्यादा अगर आप देखेंगे तो मतलब वो पॉलिटिक्स क्यों होती है? पहले नहीं थी। पहले मुझे लगता है कि बड़ा भाई छोटे भाई के लिए आज भी करता है, और पहले के ज़माने में भी, जब हम आज से 10-20 साल पहले की बात करें, फ्रिक्वेंटली चेंज हो रहा है चीज़ें, बट हम जब पहले की भी बात करते हैं तो बड़ा भाई का जो रिस्पॉन्स, बाप के बाद बड़ा भाई होता है, वो छत होता है। तो बड़े भाई के को तीर बहुत लगता है, मतलब उस पे ही क्वेश्चन होते हैं कि तुमने कुछ नहीं किया। अगर वो फेलियर है तो, अगर उसने अच्छा किया जीवन में तो लोग उसकी तरह बनना चाहते हैं, अगर नहीं बन पाए तो जलते हैं फिर, या लोग उसको कान भर देते हैं। तो ये जितने भी बड़े बेटे हैं घर के या बड़े भाई हैं, वो ये कनेक्ट करेंगे, वो समझेंगे कि क्या प्रॉब्लम है, क्या आप लोग महसूस करते हो। तो जो लोग ऐसा महसूस करते हैं, आज का पॉडकास्ट जो हमारा है असली बात का, तो हम जानेंगे असली बात में कि बड़ा भाई जो बड़ा बेटा है, उसका जो तकलीफ है, उसका दुख है, उसको कैसे ओवरकम करें। आइए जानते हैं। देखिए, अभी इसके अंदर या वो बड़ा भाई है या परिवार के अंदर बड़ा है, आज के टाइम जो नई जनरेशन है या जो भी मानने वाला जो रिस्पेक्ट वाला जो फैक्टर है, वो दीपक जी अब कम होता जा रहा है। रिस्पेक्ट नहीं है, रिस्पेक्ट अब कम होती जा रही है। आज के टाइम लोग एक दूसरे की बात नहीं सुन रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है ये अभिव्यक्ति की आजादी है, कि उनको जो सोच रहे हैं, उनको कुछ भी बोलना है, किसी के खिलाफ बोलना है। यस, तो वो अपनी बात को जिस तरह से रख रहे हैं और जिस तरह से बेबाकी से रख रहे हैं, वो कहीं ना कहीं दूसरे जो बड़े लोग हैं उनको वो बात चुभ जाती है। जी। तो उसके वो जो रिस्पेक्ट पहले जो हुआ करती थी, लोग भाई की बात मानते थे, या कई बार बातें पसंद नहीं है फिर भी लोग चुप रहते थे। जी, पहले चुप भी रहते थे, बचा रहता था। जी, पहले रिश्ता बचा रहता था। लोग एक दूसरे के रिश्ते में समय देते थे, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते थे। अगर किसी ने बोल दिया परिवार में तो वो बात मानते थे सारे के लिए। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब सब सोचने का तरीका चेंज हो गया।
लोग अपनी बात को रखते हैं सबके सामने, जो कि काफ़ी हद तक मैं बोलूँगा कि कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक है। कहीं ना कहीं इस चीज़ को हमें सुधारने की ज़रूरत है, नहीं तो आने वाले टाइम के अंदर जितने भी रिलेशन हैं सब खत्म हो इसको कैसे सुधारें, मतलब इस पे क्या कर सकते हैं? ये एक सामाजिक बुराई है आज के टाइम में, जो मुझे लगता है कि जो इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच है कि आप सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हो, अपने परिवार बड़े भाई के बारे में नहीं सोचते, या बड़ा भाई छोटे भाई के बारे में नहीं सोचता। तो सोचना चाहिए, मतलब जो आपके बस में है आप करिए, जो नहीं है वो तो खैर नहीं कर सकते। तो अगर छोटा भाई बड़े भाई के बारे में सोचे, बड़ा छोटे के बारे में सोचे, और अपने दिमाग से सोचें। आप बाहर जो आप आउटसोर्स कर लेते हो ना ब्रेन को, जो जहाँ से आप फीडबैक लेते हो, तो वो चीज़ गलत है। आपको अपने हिसाब से अपने परिवार के बड़े भाई के बारे में सोचना चाहिए, बड़े भाई को छोटे भाई के बारे में सोचना चाहिए, है ना? जी बिल्कुल। आपकी कोई अलग राय है इसमें? नहीं, इसमें मेरी बिल्कुल मैं आपकी राय से एग्री करता हूँ। इसमें एक दूसरे को सम्मान देना, एक दूसरे को रिस्पेक्ट देना, ये हम सब लोगों की जिम्मेदारी है। परिवार, उसी से घर बनेगा, उसी से घर बनेगा। आज के टाइम घर टूट रहे हैं, भाइयों आप में देख रहे हो बंटवारे हो ना, रहे हैं। भाइयों में बंटवारे तो आप छोड़ दीजिए, आप देख रहे हैं कि लोग एक दूसरे से बात करना पसंद नहीं कर रहे हैं। मतलब आप देख रहे हो परिवार के अंदर एक दूसरे से बात नहीं हो रही है जी, क्योंकि लोगों के अंदर ईगो इतना बढ़ चुका है कि हम ही हैं जो हैं, जो कि आज के लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक है, हमारे समाज के लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक है, बिल्कुल अच्छा नहीं है। हमें रिश्तों पे वर्क करने की जरूरत है, हमें अपने रिश्तों को टाइम देने की जरूरत है, हमें सुधारने चाहिए। जी बिल्कुल। तो कितने लोग एग्री करते हैं कि हमारे जो रिश्ते हैं, आप अपने बड़े भाई छोटे भाई आप लोग मिलिए, साथ में काम करिए, और अगर कोई प्रॉब्लम है रिश्ते में तो उसको शॉर्ट करिए, बैठिए, डिस्कशन करिए, और भी लोग जो परिवार में उनकी राय लीजिए, जो बड़े हैं परिवार में उनकी बात मानिए। और गांव खेड़े में बोला जाता है कि अगर आप अपने बड़े की बात सुनते हैं तो मेरे ख्याल में आप कभी प्रॉब्लम में नहीं फंसेंगे, और यही सच्चाई है। जी बिल्कुल। तो हम लोग जो बात करते हैं, अभी हमने बात की भाइयों के बारे में, रिलेशनशिप्स के बारे में, तो जब अगर भाई जो दो हैं वो लड़ रहे हैं तो उसको कैसे शॉर्ट करें, मतलब वो रिलेशनशिप कैसे सुधारें? क्या टिप्स है आपका? देखिए दीपक जी, मैं पहले भी मैंने आपको इस चीज़ के लिए अपना पॉइंट ऑफ व्यू मैंने सबके सामने रखा। मुझे ऐसा लगता है भाइयों के बीच में प्यार होना बहुत जरूरी है, एक दूसरे की रिस्पेक्ट बहुत नहीं हो तो क्या करें? देखिए, अगर नहीं है तो आपको उसमें टाइम देना पड़ेगा। अच्छा। उसके अंदर आपको वर्कआउट करना पड़ेगा। वो आपको ये समझना पड़ेगा कि 1 और 1 11 होते हैं। ये आपको भाइयों को मिल के रहना चाहिए। मिल के जितने रहना भी चाहिए। भाई हैं वो सब आपस में मिल के रहें तो घर आपका मजबूत रहेगा, और शायद आप लोग जीवन में और अच्छा कर पाएं एक दूसरे के सपोर्ट से। सपोर्ट बहुत जरूरी है। सपोर्ट बहुत जरूरी है जीवन के अंदर। एक दूसरे का सपोर्ट लेना बहुत जरूरी है, एक दूसरे से डिस्कस करना बहुत जरूरी है। और आपके साथ में क्या होगा कि आपको एक और हैंड मिल जाएगा, जो कि लोग भूलते जा रहे हैं। आपकी पावर डबल हो जाएगी। तो हमेशा भाई आपस में प्यार होना चाहिए। तो भाई जितने भी हैं वो सब मिल के रहें, पावरफुल रहें, और अपने पावर को, सुधीर जी के भाषा में मैं बोलूं तो अपने पावर को डबल करें। यस, ठीक है, बिल्कुल। तो आज हमने जाना सुधीर जी के साथ असली बात में, और जो इनके जीवन से जुड़ी हुई चीजें थी, जो अब तक इनका एक्सपीरियंस था, और कई चीजों को, कई मुद्दों पे इन्हें खुल के बोला और अपने असली बात बताई। तो सुधीर जी का धन्यवाद, और नेक्स्ट टाइम हम किसी और गेस्ट के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और आप अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, और लाइक करें, व्यू करें, और शेयर करें, फॉलो जरूर करें। धन्यवाद आपका।